तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इससे बड़ा सुविधा मैं नहीं दे सकता हूं। जिस प्रकार आप बोले उसी प्रकार मैं तैयारी कर रहा हूं। जो आपने कहा है वो हमने बात मार रखा है। मैं अभी आप लोगों को 70 में 70 मार्क्स अभी सुबह वीडियो हमने 1 घंटे की डाली है, ठीक है। जैसे कि आप जाकर उसको देखें ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पर चल जाइए। कल 1 घंटे की वीडियो, उसमें दो पार्ट था, कुछ पार्ट बच गया था, ठीक है, जो कि 1 घंटे में वो भी लगेगा, जिसमें पूरा का पूरा जीवन परिचय है, पूरा का पूरा आप लोगों का संस्कृत का ग्रामर है, पूरा का पूरा आपका हिंदी का व्याकरण है। वो कल सुबह अपलोड होगा 6 बजे करीब में, 6:30 बजे करीब में, उसको देख लीजिएगा। अब ये वाली वीडियो क्या है, तो ये वाली वीडियो भी देख लीजिए, आपकी डिमांड पे भी बनाई जा रही है। आप कहेंगे कि सर ऐसा कीजिए कि आप मॉडल पेपर को भी एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर दीजिए। तो लीजिए भाई, मॉडल पेपर को भी एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो आपका मॉडल पेपर है सेम पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ, पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन। अब तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब भी कोई डिमांड है तो आप कीजिए, तुरंत आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 90% आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, किसी कीमत पर 90% आना चाहिए। चलिए, इस वीडियो पर हमने रखा 1000 टारगेट। अब तो मैं जबरदस्ती जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, तो 1000 लाइक नहीं होगा हमारा, बताइए। जब हम कहेंगे हमारी बात नहीं मानेंगे आप लोग। 1000 लाइक का हमने टारगेट रखा है, प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा। चलिए, हम थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे, तुरंत पॉइंट पे आएंगे और इसका सॉल्यूशन देखने वाले एक एक करके। देखिए, पहला है उत्तर कैसे लिखेंगे। मैं सब कुछ लिख के लेकर आऊँ, पूरा डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या है पहला कि सरस्वती पत्रिका की संपादक माधवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आचाल कहानी विधा की रचना है। इसमें से जो सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो भाई कौन सा सही है, बी सही है। क्या है दूसरा पार्ट सही है, ये वाला। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, लिखना भी। देखिए मैं लिख लेकर आया हूं आप लोगों को। पहले का क उत्तर सही है, पहले का क हम प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर जो कि दूसरा सही है, ऐसा लिखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, हनुसराय बच्चन की आत्मकथा, ये पहला प्रश्न आपको क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए ना मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये वाला देखते हैं। कह रहा है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, रांगे राघव जी की, केदारनाथ सिंह की। तो आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की। रस मीमांसा लिखेंगे, ख का उत्तर पहला सही है, रामचंद्र शुक्ल जी की। क्या, रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये 4 रचना दिया है, 4 रचना में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। मैं आज चारों रचना के लेखक का नाम लेकर आया हूँ ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम, जैसे अथाह सागर है, अर्धनारीश्वर है, मेरी असफलताएं हैं, लहरों के राजहंस हैं। तो देखिए मैं सबका डिटेल में लिख के लेकर आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अथाह सागर, अथाह यहाँ पे रचना है, यहाँ पे लेखक लिखा। अथाह सागर के जो लेखक हैं वो हैं आपके जय प्रकाश भारती जी हैं, ठीक है। इसी तरह अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं के जो लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी हैं। लहरों के राजहंस के मोहन राकेश हैं। कौन, मोहन राकेश हैं। हमने लिख लिया, कोई एक ही लिखना था तो कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं तो चारों लिख के आपको दिया हूँ, इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है। अब देखता हूँ कौन आपको फेल करता है इस बार हिंदी में। पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी करवा के भेजूंगा आप लोग को। चलिए आइए, ये देखिए, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, और ऑप्शन इधर भी दिया है तो उधर ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं पढ़ के मैं सुना भी देता हूँ। वैसे भी तो आप उपन्यास विधा की रचना है, डायरेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा, किस विधा की, उपन्यास विधा की रचना है। लेकिन ऑप्शन में पढ़ के सुना दूँ। इधर 2 ऑप्शन है, नाटक और एकांकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपन्यास विधा की, क्या हो जाएगा, उपन्यास। तो लिखेंगे पढ़े का जो खेड़ा उत्तर क्या है, उपन्यास। क्या होगा, उपन्यास। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न दूसरा करने वाले। प्रश्न दूसरा क्या है यहाँ पे, जो कि 2 नंबर के लिए आता है। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो रीति मुक्त काव्य के 2 जो धारा कवि को पूछा है, तो एक भूषण है और दूसरा गोरेलाल। एक भूषण है, दूसरा गोरेलाल, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम कौन कौन, भूषण और गोरेलाल। भूषण ऐसे रहेगा, बड़ा रहेगा, भूषण और गोरेलाल। चलिए फिर पूछा है दूसरे का ख, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखना है। तो देखिए लिखेंगे, दूसरे का ख उत्तर, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। क्या क्या, पहला प्रेम, प्रेम लिखा है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। पहला प्रेम सौंदर्य का चित्रण है, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। यह जो है 2 आप लोगों को मैंने प्रवृत्तियां बता दिया, वो भी छायावाद के, ठीक है, जो कि 2 नंबर आपको दिलाएगा। फिर है उत्तरायण कृति के रचनाकार
का नाम लिखे। तो देखिए उत्तरायण कृति के जो रचनाकार है वो राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी आप लोगों का। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी दो गद्यांश दिया, एक ये दिया, इसको कर लीजिए, या तो अथवा में मैं दोनों का सलूशन लेके आया हूँ। समझ रहे हैं, मैं दोनों का सलूशन बताऊंगा। कौन जानता है दोनों में से कोई आ जाए, एक काम बन जाए आप लोगों का। तैयारी में अब संपूर्ण रूप से करा रहा हूँ, 90% टारगेट रखा हूँ तो कराऊंगा भाई, पीछे हटने वाला मैं नहीं हूँ। हालांकि आपको कितना आप मेहनत करते हैं वो देखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं पहला गद्यांश क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में से बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन भिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये आपको लिखा हुआ देखिए, पेपर है इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन, इसी का उत्तर देना है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपयुक्त गद्यांश में संदर्भ। क्या देखेंगे? उपयुक्त गद्यांश का क्या देखने वाले हैं? संदर्भ देखने वाले हैं। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए, तीसरे का क, संदर्भ, ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा, हेडिंग संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति, किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपको संदर्भ में लिख देना है। ठीक है, चलिए संदर्भ यहाँ तक क्लियर हो गया ना। फिर लिखना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। जितने अंदर नीचे लाइन अंडरलाइन किया गया है, इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो देखिए इसका लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, या हेडिंग आप दूसरी हेडिंग डालिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। और लिखेंगे कि लेखक कहता है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता की हिंदुओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत एक जाति या धर्म न होकर अनेक जातियों का और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति को गहराई से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति अनेकानेक संस्कृतियों का समावेशन है, मतलब समावेशन करके भारतीय संस्कृति की उच्चता की ओर अधिक गौरवशाली बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या हमने अच्छे तरीके से लिख के बताया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद दिया है तीसरा, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि भारत के धर्मों तथा बोलियों में एकमात्र समानता है कि ये दोनों ही मात्रा में असंख्य हैं। ये दोनों ही मात्रा में असंख्य हैं। क्या है? असंख्य हैं। यह आपको बताया गया। ठीक है, दूसरे का क्या है आप लोगों का? पहले वाला का क्या है? तीसरा। ठीक है, मिल गया। चलिए अब अथवा है, अथवा भी हम लोग करके दिखाएंगे। अथवा क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, और फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, और जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, और फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। ठीक है, और फिर तो दीवार उमड़ उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। ये आपका महत्वपूर्ण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण आपका गद्यांश है। और इसका देखिए नीचे 3 प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर देंगे हम लोग। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछा है, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है ये भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले ये आपका लिखेंगे प्रश्न तीसरे का अथवा है। तो देखिए प्रश्न तीसरे का उत्तर अथवा संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ होगा, इसको कैंसिल कीजिए। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया। किसके? अजंता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से लिखाएगा।
उपाध्याय जी हैं, सही कर लीजिएगा इसको, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ये संदर्भ में आपको लिख देना है। इसके बाद इसके हम लोग लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, दूसरा यही ना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या, और लिखेंगे लेखक ने पहाड़ों को जीवंत रूप में पाने के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि सर्वप्रथम सीलकारों ने कठोर पहाड़ों को काटकर उसे खोखला बना दिया। उसके पश्चात उन पहाड़ों को तराशकर उनमें सुंदर एवं भव्य भवनों का निर्माण कराया। यहाँ पे भवनों होगा, क्या होगा, भवनों का निर्माण कराया गया जहाँ खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं, जहाँ पे खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं। तो ज़्यादा इसका व्याख्या नहीं है, क्योंकि इतना ही लाइन अंडरलाइन किया तो कितना बड़ा व्याख्या लिखेंगे। तो जितना अंडरलाइन करता है उतना ही रेंज में ही व्याख्या की जाती है, ना कि पूरा करने लगे एग्जाम में, कॉपी भरने के चक्कर में पूरा करने लगे तो बन जाते हैं, नंबर कट जाएगा। जितना बोला है अंडरलाइन उतना ही तो व्याख्या करेंगे, तो इतना यहाँ पे हो गया आप लोगों का, ठीक है। फिर तीसरा इसमें प्रश्न है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए और चित्रों में रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ से व्याख्या करना था और काव्यगत सौंदर्य। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे पलटेंगे, देखिए उसका पहला क है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का यह पद्यांश है, इसको करना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए कैसे होगा। तो चौथा का क क्या लिखेंगे, संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ, क्योंकि इसमें भी आपको पूछा नहीं रहता है, पद्यांश में नहीं दिया रहता, पर पद्यांश में डायरेक्ट आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, उसका व्याख्या लिखना होता है। तो संदर्भ लिखेंगे सबसे प्रथम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है, ठीक है। क्या है, अवतरित है। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे, प्रसंग में कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। भयभीत न होने की प्रेरणा दी है, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। इसके बाद हेडिंग आपकी रहेगी व्याख्या, और व्याख्या रहेगी। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे इसमें कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकावट को दूर करता है और वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवंत रूपों वस्त्र को धारण करता है। इसके बाद कह रहा है कि कवि का तात्पर्य यह है कि हम निभक्तियों और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना हमें चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका काव्यगत संदर्भ। इसका काव्यगत संदर्भ लिखना पड़ता है। तो काव्यगत संदर्भ हेडिंग डालना है, लिखना है पहला इसमें कि जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है और यह त्रिपाठा प्रगल्भ जीवंत शक्ति की परिचय के हैं, ठीक है। ये पहला। दूसरा उसमें लिखना है कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। तीसरा, भाषा, कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो सरल खड़ी बोली का। शैली कौन सा, तो उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा, तो वीर रस का प्रयोग किया गया। गुण, तो इसमें प्रसाद गुण का यूज किया गया है। शब्द शक्ति में अव्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यह। अब इसका अथवा दिया, अब अथवा वाला करेंगे, ठीक है। अथवा क्या है यहाँ पे, अथवा है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सन तिन्ह समुझाई, कछु मुस्काए चली, तुलसी तेई अवसर सो है, सवे अवलोकती लोचन लाहू अली,
अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कज कली। अब इसके देखने वाले हैं, एक भी छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसका हो गया। सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, संदर्भ। क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर, कौन, वन पथ पर शीर्षक, आपका शीर्षक ऐसे लिखिएगा, शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है, ठीक है। शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है। ये तो आपको संदर्भ में लिख देना है। फिर हेडिंग डालना है प्रसंग, हेडिंग डालना, लिखना है कवि ने इन पंक्तियों में ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ये प्रसंग है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके भाव को समझ गई, और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी इस दृश्य से ही दे दिया, ठीक है। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या हैं, पति जी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें है और लिखेंगे, इसके बाद इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपनी नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल का सुंदर कलियां खिल गया हो। अब काव्यगत सौंदर्य आपको हेडिंग डालना है, और काव्यगत सौंदर्य लिखना है पहला कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। और दूसरा लिखना है कि प्रस्तुत पद में जो नाटकीयता और काव्य का सुंदर यौन है। तीसरा, भाषा कौन सा यूज किया गया है, तो सुल्लित व्रज भाषा। शैली कौन सा, चित्रात्मक व मुक्तक शैली। छंद कौन सा, सवैया छंद का यूज किया गया है। रस कौन सा, श्रृंगार रस यूज किया गया है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार इसमें है, ठीक है, इस पद्यांश में। शब्द जो शैली है वह है व्यंजना शैली। क्या, व्यंजना शैली, शब्द शैली कौन सा, व्यंजना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको यह प्रश्न 4 तक आप लोगों को कोई डाउट है, बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना को उल्लेख करना है। किसी एक लेखक, तो देखिए लेखक का जीवन परिचय तो आपकी बुक में दिया है, लिख लीजिएगा। नहीं, हालांकि चलिए एक उदाहरण के तौर पे आपको बता ही देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बता देता हूँ, ये दोनों लिख लीजिएगा, आपकी किताब में तो दिया ही है ना। हाँ, कर लेंगे कि नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक, देखिए इसी प्रकार इतना सुंदर राइटिंग से लिखेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। क्या है उनका जीवन परिचय, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था ना, वो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था, और इनके पिता का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी जो पढ़ाई है वो छूट गई और ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से ही प्राप्त किया था। बाद में यह काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर उन्होंने शब्द सागर के सहायता संपादक का क्या कार्यभार संभाला, और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभागता के पद पर भी उन्होंने क्या किया, सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुरुआत जो हुआ कविता से ही किया था, और नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी जो प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका जो सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है, और जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधन वाले शुक्ल जी का निधन कब 1941 में हुआ था। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो शुक्ल जी की जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन, चिंतामणि और विचार विधि, ठीक है। इसके बाद देखिए आलोचना रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं थी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास था उनका। संपादक तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्राचार्य पत्रिका और भरवित सागर आनंद कदामनी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को नहीं, ज़्यादा समय नुकसान होगा, ठीक है, इसको बताने के। मतलब आपके पास किताब में तो है ना, जयशंकर प्रसाद की भी दिया था उसमें, ठीक है। मॉडल पेपर में आपके जयशंकर प्रसाद की भी दिया है, देख लीजिए। मैं इसको दिखाऊँ आप लोगों को,
तो इसको हटाऊँ तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी, भागवत शरण उपाध्याय जी का और जयशंकर प्रसाद जी का भी दिया है। तो जयशंकर प्रसाद जी का बता दूं आप लोगों को कि छोड़ दूं? चलिए बता ही देता हूं। जीवन परिचय नहीं डालिए, लिखिए, तब पढ़ रहे तो अच्छे से ही पढ़िए। लिखिए, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जो उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था और उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिवरत्न भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन जो है सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, अंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और व्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई कौन शंभुरत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहाँ न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन हुआ वो स्वधाय घर पर ही प्राप्त किया। उनमें लिखेंगे, उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई जो काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में ही अधिक लगता है, तब उन्होंने पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी और प्रसाद जी स्वतंत्रता रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। और इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया। निधन हो जाने के घर की स्थिति खराब हो गई उनकी, और व्यापार भी क्या होने लगा, नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग से शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में वर्ष 15 नवंबर 1937 को इस संस्कार को क्या किया, संसार से वो विदा हो गए। देखिए 1937 में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई 15 नवंबर। रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। काव्य आंसू, कमानी, त्रिधरा, लहर और झरना। कहानी उन्होंने आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास उन्होंने तितली, कंकाल, इरावती। नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय, नागयज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी आदि। इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये अभी क्लियर हो गया ना, नोट कर लीजिएगा। अब अगला है कि निम्नलिखित कवि में से, अब कवि का भी बताना है। कवि का जीवन परिचय तो देखिए लिख लीजिएगा आप लोग। एक बता देता हूँ आप लोगों को, रहेगी बात सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी का मैं बता देता हूँ, हालांकि आप लोग अपने घर पे इन दोनों का लिख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का, महादेव वर्मा का। इतना तो काफी है ना आप लोगों के लिए। चलिए सूरदास जी का जीवन परिचय जल्दी से नोट कीजिए। क्या है सूरदास का जीवन परिचय? कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में क्या है, मतभेद है। देखिए विद्वानों का कहना है कि जो बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थल बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर उन्होंने कृष्ण लीला का गान करने लगे और सूरदास जी की मृत्यु जो हुआ 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक एक ग्राम है वहीं पर हुआ। इनकी काव्य कृतियाँ सूर सागर, सूर सरावली और लहरी, साहित्य लहरी, तीनों महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृतियाँ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप एकदम पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे जो है देखिए, आगे मैं बात करूँगा ये प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 6 हो गया और प्रश्न नंबर 7 ये जो इतना प्रश्न है ये कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लेके कल की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, कल की वीडियो में पूरा देखने को आपको मिल जाएगा। हिंदी पूरा समाप्त हो जाएगी। रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए, जितने वीडियो आ रही है हिंदी को सब देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से पढ़ा रहा हूँ। पूरा का पूरा नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी है तो 6:30 बजे तैनात रहिएगा। ये घंटे की मैराथन आएगी हिंदी का, उसमें बचा हुआ है। ठीक है, और कल इसकी भी वीडियो आधा बच जाएगा, मतलब दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा ही करा जाएगा। और वैसे भी ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराई दिया हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।